नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक समाप्त हो गई। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उनका चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बेहतरीन रिश्ता रहेगा। दक्षिण कोरिया में दोनों नेताओं के करीब 6 साल बाद आमने सामने मुलाकात हुई, जब दोनों देशों के बीच काफी तनाव चल रहा है। ट्रंप ने कहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता लंबे समय तक शानदार रहेगा और आपके साथ होने मेरे लिए गर्व की बात है। ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति की तारीफ करते हुए कहा, वो एक महान देश के महान नेता हैं और बताया कि दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर पहले ही सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि हम पहले ही कई बातों पर सहमत हो चुके हैं और अभी कुछ और समझौते होंगे। दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लगभग 6 साल बाद पहली आमने सामने मुलाकात हुई। इस दौरान मिलते वक्त दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, लेकिन शुरुआती बयानों में कैमरे के सामने शी जिनपिंग चुप्पी साधे रहे। मुलाकात के दौरान ट्रंप बोले, शी चुप दिखे। ट्रंप ने कैमरों के सामने कहा कि हमारी बैठक बहुत सफल होगी। वो बहुत कठिन नेगोशिएटर हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन शी जिनपिंग ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप रहे। ये सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां कुछ ने इसे शी जिनपिंग की रणनीतिक चुप्पी बताया। शी जिनपिंग बैठक के बाद भी चुप ही दिखे। ट्रंप के काफी बोलने के बाद कुछ बोले। ट्रंप ने उन्हें टफ नेगोशिएटर बताया, जबकि शी जिनपिंग ने बाद में कहा कि दोनों देश हमेशा सहमत नहीं होते, लेकिन साझेदारी जरूरी है। बैठक के बाद शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका और चीन को पार्टनर और दोस्त बनकर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन अमेरिका के साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए तैयार है। शी बोले, मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन रिश्ते सही दिशा में आगे बढ़ने चाहिए। शी जिनपिंग ने आगे कहा, चीन और अमेरिका दो बड़ी ताकतें हैं और हम दोनों मिलकर अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। अगर हम साथ काम करें तो न सिर्फ अपने देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी अच्छे नतीजे ला सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ रेयर अर्थ यानी दुर्लभ खनिजों को लेकर विवाद सुलझा लिया गया है और अब इस मुद्दे पर कोई रुकावट नहीं रहेगी। ट्रंप ने यह बयान एयरफोर्स 1 पर सफर के दौरान दिया। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच हुआ ये समझौता 1 साल के लिए होगा, जिसे अब आगे बढ़ाया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन से आने वाले सामानों पर अमेरिकी टैरिफ को 57% से घटाकर 47% किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वो अप्रैल में चीन की यात्रा पर जाएंगे और उसके बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका आएंगे। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि ताइवान का मुद्दा इस बैठक में उठाया ही नहीं गया। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज लॉन्च करने जा रही है। इसके लिए कंपनी 30 और 31 अक्टूबर को मुंबई में डेमो रन करेगी। यह सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने के लिए रेगुलेटरी क्लियरेंस का बड़ा स्टेप है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है, इस डेमो का दौरान प्रोविजनल स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल होगा, जो अभी टेम्पररी तौर पर अलॉट किया गया है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मतलब पुलिस और सिक्योरिटी वाले लोग इसे क्लोजली वॉच करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बढ़ते वर्चस्व के बीच सिलिकॉन वैली की चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी एनवीडिया कॉर्प ने इतिहास रच दिया है। ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने 5 ट्रिलियन यानी लगभग 415 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बाजार मूल्यांकन यानी मार्केट वैल्यू हासिल किया है। ये ऐतिहासिक उछाल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी के नेतृत्व और उसके उत्पादों की बढ़ती मांग का नतीजा है। एआई बूम आ चुका है। कंपनियां अब एआई के रास्ते पर चल पड़ी हैं। 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर की है। इस तरह एनवीडिया दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। कर्नाटक में शिक्षा विभाग ने 4 सरकारी शिक्षकों को नोटिस जारी किया है। इन शिक्षकों पर आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की शाखा और रूट मार्च में हिस्सा लिया था। जानकारी के मुताबिक ये मामला बिदर जिले के औराद तालुक का है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने मंगलवार को इन शिक्षकों को नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि आपने 7 और 13 अक्टूबर 2025 को औराद तालुक में आरएसएस की रैली में हिस्सा लिया। इसके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैल चुकी हैं। आप सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए किसी राजनीतिक या धार्मिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते। आपने सरकारी सेवा नियमों का उल्लंघन किया है। अब शिक्षकों से कहा गया है वो इस नोटिस का जवाब लिखित रूप में दें और व्यक्तिगत रूप से दफ्तर में पेश हों। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कर्नाटक सिविल सर्विसेज नियम 1957 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर दलित सेना और बहुजन सेवा समिति ने भी शिकायत दर्ज कराते हुए शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की। पीएम मोदी आज बिहार में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। वो मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनावी रैलियां करेंगे।
बता दें पीएम मोदी ने 24 अक्टूबर को समस्तीपुर और बेगूसराय में रैलियां करके एनडीए के चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बिहार में राहुल गांधी की ये तीसरी चुनावी सभा होगी। इससे पहले बुधवार को राहुल गांधी ने तेजस्वी और मुकेश सहनी के साथ मिलकर मुजफ्फरपुर और दरभंगा में महागठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित किया था। राहुल गांधी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रैली में पीएम पर वोट के लिए कुछ भी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर वोटर कहें तो मोदी नाचने को भी तैयार हो जाएंगे। राहुल गांधी के इस बयान ने बीजेपी को भड़का दिया। पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इंडिया अलायंस की एक ही पहचान है, जुबान पर संविधान पर मन में वोट बैंक की दुकान, और इसके बहुत सारे मिल चुके हैं प्रमाण। जो लोग कल तक कहते थे कि पाकिस्तान तू मेरा भाईजान, आज वही कांग्रेस पार्टी बन चुकी है बांग्लादेश की कद्रदान। बीजेपी ने कांग्रेस पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देने का आरोप लगाया। उधर गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के बेगूसराय में एक रैली के दौरान राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा 1 महीने बाद यहाँ फिर से आए हैं, पहले आए थे तो घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाले थे। मैं आज बेगूसराय वालों को पूछने आया हूँ, क्या बिहार की मतदाता सूची में घुसपैठिए होने चाहिए क्या? कांग्रेस ने बुधवार को पीएम मोदी पर निशाना साधा। वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फिर से ये दावा करना कि उन्होंने ट्रेड यानी व्यापार के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच का टकराव रोक दिया। राहुल गांधी ने बिहार के दरभंगा में अपनी पहली चुनावी रैली में कहा कि मोदी जी अब डरना छोड़िए, जब अगली बार बिहार आए तो साफ कहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप करीब 50 बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को धमकी देकर रुकवाया, लेकिन मोदी जी ने अब तक इस पर एक शब्द भी नहीं कहा। राहुल ने कहा कि ट्रंप हर दिन अलग अलग देशों में मोदी का अपमान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मोदी में हिम्मत नहीं है और उन्होंने उन्हें यानी ट्रंप को झुककर सलाम किया, लेकिन मोदी ने कभी ये नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या बकवास कर रहे हैं। राहुल ने इसके साथ ही कहा कि जो व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने खड़े होकर ये तक नहीं कह सकता कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो बिहार में क्या कर लेगा, बिहार को कैसे संभालेगा। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की तैयारी शुरू हो गई। ये प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होने वाली है। इस बीच सपा और कांग्रेस ने राज्य प्रशासन पर जाति आधारित और पक्षपातपूर्ण नियुक्तियों का आरोप लगाया। दोनों दलों ने चुनाव आयोग से तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेनवा ने बुधवार को लखनऊ में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिया कि वो स्थानीय पार्टी इकाइयों से बातचीत करें और बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति करें। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीएलओस, एडीएम और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की नियुक्तियां जाति और धर्म के आधार पर की गई हैं। पार्टी ने मांग की है कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए। एसपी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि एसआईआर शुरू करने से पहले नियुक्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए। इसमें सभी जाति और धर्मों के लोगों को शामिल किया जाए ताकि किसी तरह का भेदभाव ना हो। महाराष्ट्र के नागपुर में करीब 15,000 किसानों ने नागपुर हैदराबाद हाईवे पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। यह आंदोलन पूर्व विधायक और प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश बच्चू कडू की अगुवाई में हुआ। किसानों की मांग थी कि सरकार कर्ज में डूबे किसानों के लिए तुरंत और बिना शर्त कर्ज माफी की घोषणा करे। किसानों ने हाईवे जाम कर दिया, जिससे कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और लोगों को भारी परेशानी हुई। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुधवार शाम को बच्चू कडू ने प्रदर्शन स्थल खाली करना शुरू किया। बच्चू कडू ने कहा कि अगर राज्य सरकार के पास किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो केंद्र सरकार को आगे आकर मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोई भी फसल अपनी पूरी कीमत नहीं पा रही है और मुख्यमंत्री के पास किसानों से मिलने का भी समय नहीं है। पूर्व विधायक बच्चू कडू ने ऐलान किया कि जब तक किसानों की पूरी कर्ज माफी की मांग पूरी नहीं होती, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए कहा कि जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वहां स्कूल, कॉलेज और अस्पताल हैं और लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रदर्शन स्थल खाली किया जाए। वहीं पूर्व विधायक बच्चू कडू ने बुधवार शाम कहा कि वो राष्ट्रीय राजमार्ग खाली कर देंगे और पास के मैदान में चले जाएंगे और गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने के बाद वो आगे की कार्रवाई पर फैसला करेंगे। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत तेज हो गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि समझौते पर बातचीत में काफी प्रगति हुई है। पीयूष गोयल ने बताया कि 26 से 28 अक्टूबर तक
ब्रसेल्स में हुई उनकी 3 दिन की यात्रा के दौरान भारत और ईयू के बीच 20 में से 10 चैप्टर पर सहमति बन चुकी है, जबकि 4 से 5 चैप्टर पर लगभग आम सहमति बन गई है। गोयल ने कहा कि हम एक ऐसा समझौता चाहते हैं जो दोनों पक्षों के लिए न्यायपूर्ण, संतुलित और साझेदारी की भावना में हो, ताकि व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी और लोगों की आवाजाही को बढ़ावा मिले। भारत चाहता है ये समझौता जल्द से जल्द पूरा हो, क्योंकि ईयू भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार है। बीते वित्त वर्ष में भारत ने ईयू को 82 अरब डॉलर का निर्यात किया, जो अमेरिका को किए गए निर्यात यानी 86.5 अरब डॉलर से थोड़ा कम है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से घिरे और दुनिया से अलग थलग पड़े ईरान और रूस अब एक साथ मिलकर ऐसा कदम उठा रहे हैं जिसे अमेरिका भी नहीं रोक सकता। दोनों देशों ने मिलकर 162 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनाने की शुरुआत की है, जो दुनिया के व्यापार का नक्शा बदल सकती है। ये रेलवे लाइन ईरान के रश्त से अस्तारा तक बनेगी और ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। ये 7,200 किलोमीटर लंबा व्यापार मार्ग है, जो व्यापार लागत को 30% तक घटा देगा और शिपिंग समय को 37 दिन से घटाकर सिर्फ 19 दिन कर देगा, यानी लगभग आधा समय। ये प्रोजेक्ट रूस के लिए सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि एक रणनीतिक चुनौती भी है। रूस से रेलवे को 1.6 अरब यूरो की लागत से बना रहा है और इसके जरिए वो पश्चिम की आर्थिक नाकेबंदी के जवाब में एक नया व्यापार रास्ता तैयार कर रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.